आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, ओवैसी सलमान खुर्शीद भी हुए शामिल। विपक्ष का बयान, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम दंगे कराना है। कांग्रेस नेता अमर सिंह बोले, भाजपा और आरएसएस कभी शांति से नहीं रहने देती। वैष्णो देवी मंदिर के पास शराब पी रहे थे और 7 लोगों पर दर्ज हुआ केस। निशांत कुमार के साथ आई तस्वीर पर बोले संजय झा, कहा हमारे नेता सिर्फ नीतीश कुमार। यमन में कहीं पिट न जाए डोनाल्ड ट्रंप की पावरफुल आर्मी, काफी मजबूत है हूती विद्रोही। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में आज वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों के नेताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका आयोजन किया। इस प्रदर्शन में जमीयत उलमा हिंद और जमात इस्लामी जैसे कई प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और कई अन्य विपक्षी नेता शामिल हुए। नहीं, हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को नीतीश कुमार के खिलाफ, ये देखते हुए क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा मुद्दा, सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। चलिए। महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब को लेकर शुरू हुआ विवाद जारी है। विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ बजरंग दल की ओर से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की जा रही है। इसे लेकर आज प्रदर्शन भी होने जा रहा है। पूरे मामले पर अब कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके पास में दूसरा बचा है क्या? काम धंधा तो कुछ है नहीं कि और हिंदुत्व का नाम बिगुल बजाकर खुद की रोटी सेकना, इतना ही काम है। अरे औरंगजेब की कब्र खोदने से पहले, अपने किए हुए पाप की कब्र खोदो पहले। जो बातें औरंगजेब की होती है उस काल की 400 साल पुराने कब्र को लेकर घमासान करना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये इनकी बातें जो चल रही है आजकल, तो मुझे लगता है कि ये सब गंदगी राजनीति की जो हो रही है, और त्योहारों में आपस में झगड़ा लगाना, त्योहारों में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करके किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इस तरह की बातें अभी आम हो चुकी है। मुझे लगता है कि इस देश को, इस जनता को, देश के या महाराष्ट्र की जनता को कोई सुकून से जीने देने का इनका इरादा नहीं है। ये हमेशा के लिए इस राज्य को अस्थिर करके रखना, इसी बात यहाँ पे दिखती है। एक बात आखिरी में यही कहूंगा कि औरंगजेब को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों को मैं ये कहूंगा, जब 27 साल औरंगजेब यहाँ रहा तो उसने इस राज्य का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब मरने के बाद में उसका कब्र को खोद के आपको क्या मिलेगा? कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि गुजरात दंगों के दौरान मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन वे वहां की कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहे। उस मामले में किसने उन्हें निर्दोष साबित किया? वहां पर कत्लेआम हुआ, आगजनी हुई और न्यायालय ने भी ये साबित कर दिया कि ये सब हुआ था और कुछ लोगों को दोषी ठहराया गया था। मोदी जी पूरी तरह गुजरात दंगे के दौरान एक मुख्यमंत्री के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल साबित हुए। वो किसने उनको उस मामले में निर्दोष साबित कर दिया? आखिर वही तो मुख्यमंत्री थे। इतना कत्लेआम हुआ, आगजनी हुई और न्यायालय ने भी साबित कर दिया कि ये हुआ और दोषी ठहराए गए कुछ लोग। तो मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था कहाँ थी? ये अलग बात है कि चूंकि वो सत्ता में थे, केंद्र में भी सत्ता में आ गए, तो उन्होंने उसे मैनेज कर लिया और उसके अलावा वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। दंगे बड़े हों या छोटे हों,
कुछ दंगे हो जाते हैं, कुछ कराए जाते हैं। गुजरात दंगा, गोधरा दंगा, मैं मोदी जी आप पे इल्जाम लगाता हूं कि आपके मुख्यमंत्री काल में लापरवाही से हुए नहीं, कराए गए। जंतर मंतर पर वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सरकार को समझना होगा कि बहुत विरोध हो रहा है। ये अच्छी बात है कि संगठन लोकतांत्रिक तरीके से उत्तानाशाही का विरोध कर रहे हैं, जिससे सरकार थोपने की कोशिश कर रही है। क्या ये वक्फ की जमीनों को लूटकर अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं? ये सरकार को समझने की जरूरत है। बहुत विरोध है, आप खुद कह रहे हैं, मीडिया के साथ ही कह रहे हैं कि बहुत विरोध है। ऐसे में सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? ये सरकार असहमति की कौन सी आवाज को सुनती है? किस बिल पर इसने असहमति की आवाज को सुना है? इसी देश की पार्लियामेंट में 146 सांसदों को सस्पेंड करा करके 10 बिल पास कराए गए थे। ये असहमति की आवाज सुनने वाली बात हुई। जेपीसी का गठन क्यों किया आपने, जब जेपीसी के सदस्यों की राय को सुनना ही नहीं था? ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और संजय राउत पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 1947 में भारत को तोड़ने का एक ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था और उसी तरह का ख्वाब राहुल गांधी के साथ मिलकर संजय राउत देख रहे हैं। राहुल गांधी जी के साथ रहते रहते राहुल का जो राहु है वो उद्धव ठाकरे जी के परिवार और पार्टी में आ गया है। 1947 में भारत को तोड़ने का एक ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था और उसी तरह का एक ख्वाब राहुल गांधी के साथ मिलके और संजय राउत देख रहे हैं। और राहुल गांधी जी के साथ रहते रहते राहुल गांधी जी का जो राहु है वो उद्धव ठाकरे जी के परिवार और पार्टी पे आ गया है। संजय राउत राहुल गांधी जी के साथ मिलकर इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस भारत की जनता अब उनके मंसूबों को समझ चुकी है और उन्हें कभी समर्थन नहीं करेगी। इसलिए वो चाहते हैं कि एक और पाकिस्तान बन जाए और जो दूसरा पाकिस्तान बनेगा उसका प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता अमर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस देश में कभी भी शांति का माहौल नहीं बनने देती, यही उनका मुख्य मकसद है। इन्हें कभी मंदिर, किसी मस्जिद या वक्फ के ऐसे मुद्दे उठाते रहना है जो कि इनके हिंदू वोट बैंक पर बने रहें, इसीलिए ये हटेंगे नहीं। वे कोई और मुद्दा लेकर आ जाएंगे, वक्फ पास करा लेंगे, उसके बाद कुछ और लेकर आ जाएंगे। देखो, ऐसा है, जो बीजेपी पार्टी है और इनकी जो ओरिजिनल संस्था आरएसएस है, ये इस मुल्क में कभी भी शांति का माहौल नहीं होने देते हैं। ये इनका मूल मकसद है। ये इस तरह के कभी किसी मंदिर का, कभी किसी मस्जिद का, कभी वक्फ का, इनको ऐसा न ऐसा मुद्दा करता रहना है जिससे इनकी वोट जो है, जो हिंदू कंसोलिडेशन जो इनका मेन प्रिंसिपल है, उस पर चलता रहे। तो इसलिए ये तो हटेंगे नहीं, कोई और नया मुद्दा ढूंढेंगे, उसके बाद कुछ और ले आएंगे, वक्फ पास करा लेंगे, फिर कुछ और ले आएंगे। इन्होंने हटना नहीं है, हिंदुस्तान में शांति नहीं होने देंगे। राज्य पावर कॉरपोरेशन के लापता प्रमुख अभियंता महाप्रबंधक विमल गुप्ता की पत्नी किरण नेगी ने उच्च अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस बाबत पत्र लिखकर इस 10 मार्च से लापता पति विमल नेगी को तलाशने के लिए गुहार लगाई है। किरण नेगी ने उनके पति की सूचना देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए का इनाम भी देने की घोषणा की है। हमारा जो एचपीसीएल है उसमें जो है हमारे किन्नौर जिला से संबंध रखने वाले विमल नेगी चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात हैं और पिछले 10 तारीख से वो जो है लापता चले हैं। आखिरी फुटेज जो उनका गुमारवी में मिला है, उसके बाद अभी तक लगातार उनके परिवारजन, उनके भाई विशेषकर पुलिस टीम के साथ लगातार छानबीन जो है तलाश में लगे हुए हैं। और जैसी मुझे सूचना मिली, मैंने भी तुरंत उस समय जो है शिमला पुलिस से संपर्क करके इनको जो है दिशा निर्देश दिया कि इसके तलाश के लिए जो है अभियान शुरू किया जाए और इनके जो परिवारजन है उनको पूरा सहयोग करे। तो ये पुलिस की तरफ से, चाहे शिमला में था, चाहे हमारे उसके बाद हमीरपुर पुलिस है,
सभी जो है इनके तलाश में जुटे हुए हैं। बीच में हमने इनके एमडी और जो डायरेक्टर जिनके अंडर ये काम कर रहे थे उनको भी बुलाकर उनको भी जानकारी हासिल की कि क्या किस कारण से हुआ है, तो उनके पास कोई अभी कारण तो बता नहीं पाए, पर उनको हमने ये निर्देश दिया कि वो भी जो है इस तलाश में पूरा जो है अपना सहयोग करें। उसके बाद इनकी टीमें कई जगह पर गई है, परंतु अभी तक कोई क्लू उनका नहीं मिल पा रहा है। अभी तक तो कोई विशेष मुझे ध्यान में नहीं है कि कोई ऐसी घोषणा हुई है, पर इनके परिवारजनों के साथ पूरा सहयोग किया जा रहा है। इनको जगह जगह पे जहां भी कोई क्लू मिलता है कि यहाँ पर है या वहाँ है, वहाँ हर जगह पे हम जो है प्रयास कर रहे हैं। परिवार की तरफ से कोई शिकायत आई है, किस कारण से ये? मैं जो है ये मुझे मालूम हुआ है कि मुख्यमंत्री या डीजीपी आदि से इन्होंने गुहार लगाई है। ये तो मतलब इसको जो है जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ये पर्टिकुलर केस है, किन कारणों से क्या हुआ है इसकी छानबीन होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर मशहूर और इस समेत 7 अन्य और लोगों पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इन पर वैष्णो देवी मंदिर के पास शराब पीने का आरोप है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कटरा में एक होटल में शराब पीने के आरोप में मामला दर्ज किया है। कटरा धार्मिक स्थल है जहां शराब और नॉनवेज खाना सख्त मना है। इस मामले में पुलिस जाँच कर रही है। देखिए, कटरा हमारा होली टाउन है और माता वैष्णो देवी के चरणों में वो शहर बसा है और वहाँ वो बड़ा सख्त मना है, स्ट्रिक्टली कानून का उल्लंघन किया है इन्होंने और वहाँ बिल्कुल सख्त मना है कि वहाँ कोई भी मांस मदिरा का सेवन कटरा टाउन का एक जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर नहीं कर सकता है। और जो उरी जिन्होंने एक वीडियो वायरल किया है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद वो अपने होटल में आते हैं, कमरे में आते हैं कटरा में, और वहाँ पे वो दारू वगैरह साफ दिख रही है कि उस टेबल पे पड़ी है और वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ पे एंजॉय करने आए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस को अपना काम करना चाहिए और पुलिस ने एफआईआर भी लगाई है। मैं कहूँगा कि और सख्त कार्रवाई उसके मिस्टर ओरी के खिलाफ होनी चाहिए ताकि यहाँ से सीधा और साफ मैसेज आए, लाउड एंड क्लियर मैसेज शुड गो टू ऑल द अदर पिलग्रिम्स कि जो भी यहाँ पे आए तो वो यहाँ यात्रा सैर करने के बहाने नहीं आए, वो माता के दर्शन करने के लिए आए, उस माइंडसेट से आए, अपने आप को पवित्र और अपने उस होली टाउन को पवित्र रखने का माइंडसेट उसका रहना चाहिए। इसलिए उसके ऊपर एफआईआर लगी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उसको कानून के दायरे में जो भी बनता है और सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए, सख्त उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब के मोगा जिले में आज सुबह पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। ये मुठभेड़ गांव रामूवाला में हुई जहां पुलिस ने अपराधी को पकड़ने के लिए पहले से ही जाल बिछा रखा था। मोगा के एसपी अजय गांधी ने जानकारी दी कि आरोपी 12 फरवरी को डाला पंचायत सदस्य के घर के बाहर हुई फायरिंग में शामिल था। 12 फरवरी को डाले गांव के एक पंचायत मेंबर के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। वो वारदात को अंजाम किसी बाहर बैठे वांटेड जो क्रिमिनल है पुलिस का, उसके कहने पे करवाई गई थी। उसको जब हमने हर एंगल से इन्वेस्टिगेट किया, उसमें 2 अक्यूज आइडेंटिफाई हो गए थे जिन्होंने ये काम किया था। आज मोगा पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई वो ही अक्यूज इस इलाके के अंदर शक्की हालत में घूम रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए जब एसएचओ मैना की टीम यहाँ इस इलाके में पहुंची तो उसने यहाँ पे खेतों के अंदर से भागने के लिए पुलिस टीम पे ओपन फायर कर दिए। उसकी तरफ से 2-3 फायर किए गए हैं। जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस को ने अपनी सेल्फ डिफेंस में फायर किया, उसके पैर में गोली लग गई। उसको मौके पे काबू करके सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया है जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसकी हालत ठीक है। इस ऑपरेशन में कोई पुलिस मुलाजम भी जख्मी नहीं हुए। उन्होंने बहादुरी के साथ अपना बचाव करते हुए और उसको अरेस्ट कर लिया है। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कितने राउंड फायर हुए थे? 3 राउंड उसकी तरफ से फायर किए गए थे। बचाव में पुलिस टीम की तरफ से 2 राउंड फायर किए गए हैं। एक नाजायज वेपन 32 बोर का उससे बरामद हुआ है। कुछ लाइव राउंड्स भी उससे बरामद हुए हैं। अभी उसका ट्रीटमेंट सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है और जो इन्वेस्टिगेशन में उसकी पूछताछ में तथ्य सामने आएंगे वो हम आपको ब्रीफ कर देंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अपने नेता अखिलेश यादव की ओर से यकीन दिलाने आया हूं कि सपा आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफ लड़ेगी। जहां जहां ये बिल जाएगा और हम वहां लड़ेंगे। हमें जितनी कुर्बानी देनी पड़े लेकिन हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आपकी दुआओं से हम ऐसी स्थिति में हैं कि अगर जबरदस्ती बिल लाया गया तो संसद को चैन से नहीं चलने देंगे। कि जिन लोगों के हित के लिए बता के सरकार कानून बना रही है वही लोग उस कानून से संतुष्ट नहीं है।
मैं समझता हूं कोई भी कानून देश में बनता है तो हितकारी लोगों को विश्वास और भरोसे में लेने के बाद ही बनता है। वक्फ में बहुत मीटिंगें हुई, बहुत सारे डेलीगेशन मिले, बहुत से रिप्रेजेंटेशंस गए और मैं समझता हूं सभी ने इस बिल का विरोध किया है। जो एग्जिस्टिंग बिल है, पुराना बिल जो जिसपे आज भी चल रहा है, उस बिल से लोग संतुष्ट थे, उस कानून से लोग संतुष्ट थे, उसमें संशोधन की गुंजाइश और जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि सरकार को आप देख रहे हो, रक्षा की जमीनों का क्या किया, रेल की जमीनों का क्या किया और कई मंत्रालयों की जमीनें को किस तरीके से औने पौने दाम पर लोगों को दी गई। इसी तरह से बीजेपी सरकार के लोग वक्फ बिल में अमेंडमेंट करके, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की दखलंदाजी करके, अपनी सत्ता का उपयोग करके वक्फी जमीनों को पर से जो असली उसके हकदार हैं, जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके हितों के लिए लोगों ने वक्फ में जमीन दान की है, डोनेट की है, वक्फ की है, उस जमीनों पर बीजेपी की निगाह है इस कानून को संशोधित करके उन जमीनों को हथियाने की। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि होली के दौरान 2 दिन में 22 हत्याएं हुई तो फिर हर दिन कितनी होंगी, और वे कहते हैं कि यहाँ सुशासन है, कानून व्यवस्था ठीक है। कानून व्यवस्था कहाँ ठीक है जब सरकार के लोग इंस्पेक्टर कांस्टेबल की हत्या हो रही है तो आम लोगों का क्या हाल होगा। कानून व्यवस्था पर कहाँ पर ठीक है। बेटियों का हत्या, बलात्कार करके हत्या हो जाता है, तो इसमें कौन बच्चा है? इस सरकार में कोई बच्चा है? जब सरकारे का आदमी दरोगा या सिपाही मारल जा रहा है तो पब्लिक का क्या होगा? जो सुरक्षा करता है उसी को हत्या हो रहा है। तो इस सरकार सुशासन की सरकार में नहीं न होना चाहिए। कहते हैं हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? दलित के साथ, पिछड़ा के साथ, सबके साथ हो रहा है। दरोगा सिपाही के साथ हत्या हो रहा है। आप दरभंगा में पूरा गांव के गांव ज्योति कुमारी कौन है, डीएसपी की क्या है, बेगूसराय से गई है और वहाँ सब गांव के पीट के मार के सब हमारा गेट पर सब आके खड़ा है, मारी है, सब दिखा रहा है। वो अपने मार रही है डीएसपी, सबको पीटी है गांव भर के, और गांव भर के लोग भागल चल रहा है। आप लोग के शासनकाल को जंगल क्या लगता है? ये मंगल राज है, मंगल राज है, ये मंगल राज है। मंगल राज में कुछ हो रहा है। जंगल राज में इस तरह के काम नहीं होता था, दरोगा सिपाही नहीं मरता था। बाकी मंगल राज में ही कुली पूरा सरकार के आदमी पब्लिक कहीं के उसको ठिकाना नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कहाँ जाए कहाँ रहा, हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, सब काम हो रहा है, लूट हो रहा है, घोटाला हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के साथ वायरल हुई तस्वीर पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि हमारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार हैं, हमारी पार्टी को उन्होंने ही बनाया है। हमारे नेता नीतीश कुमार है और उनके नेतृत्व में ही हम 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, दोनों केस में आप देखिएगा कि पुलिस रिस्पॉन्ड की है। 112 पे फोन आया, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, पुलिस स्पॉट पे गई और कुछ लोगों ने जो रॉडी एलिमेंट है पुलिस पर अटैक किया। पुलिस ने फायरिंग नहीं की है, उन पर चार्ज किया गया था। ऐसे सारे लोगों को पकड़ा गया है, कार्रवाई हो रही है और इस सरकार में इतना मैं जरूर कहता हूं कि कोई भी एक्टिविटी कोई करेगा गलत, उस पर एक्शन होगा। और ये भी देखना चाहिए कि ये जो एलिमेंट थे जो ये काम किए हैं वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, क्या बैकग्राउंड है उनका, वो भी पुलिस देख रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि सुशासन राज्य में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है। आरजेडी की तरफ से तो ये आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने बाकायदा वीडियो जारी किया है किस तरह से पुलिस वाले पर हमले हो रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि पुलिस जनता के कॉल पर रिस्पॉन्ड कर रही थी, पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की और जो एलिमेंट ये किया है उस सब पे कहीं भी घटना हो सकता है, उस सब पकड़े गए। स्पीडी ट्रायल में सजा होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन ये भी पता कीजिए आप कि जो लोग ये करने वाले थे वो किसके समर्थक थे, कौन लोग थे, कौन ये सरकार को बदनाम करने के लिए ये काम कर रहा है। पुलिस तो एक्ट कर ही रही है, इतना हिम्मत किसको हो गया पुलिस पे कार्रवाई पर जाकर के अटैक करने के लिए। तो ये है और जितने लोग हैं वो सारे पकड़े गए हैं, कुछ लोग हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा और उन सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस पब्लिक फ्रेंडली है,
और रिस्पॉन्ड कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट पर जेडीयू नेता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि गोधरा का जो धार्मिक उन्माद है और उस संबंध में राजनीतिक घटनाक्रम का पीएम मोदी ने वस्तु स्थिति का मूल्यांकन कर अपनी राय व्यक्त की है, तो स्वाभाविक है कि वे उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय के अद्यतन स्थिति को अधोपांत कहने का उनको अधिकार है और न्यायपालिका ने इस पर टिप्पणी की है। गोधरा का जो धार्मिक उन्माद और उस संबंध में राजनीतिक घटनाक्रम का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वस्तु स्थिति का मूल्यांकन कर अपनी राय व्यक्त की है, तो स्वाभाविक है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय की अद्यतन स्थिति को अद्योपांत कहने का उनको अधिकार है और माननीय न्यायपालिका ने भी इसमें न्यायिक टिप्पणी की है। तो ऐसी स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा वस्तुगत परिस्थिति का मूल्यांकन किया जाना यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। राजनीतिक परिस्थिति का मूल्यांकन, उसका सामाजिक प्रभाव, उसका राजनीतिक प्रभाव, इन तमाम तथ्यों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित किया, यह तो उनका अपना नजरिया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि कल हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक की थी, जिसमें राज्य में जो नए जिले बनाए गए हैं उन पर चर्चा हुई। अगले 9-10 महीनों में हम संगठन को प्रदेश स्तर पर कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा की है। कल दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों की बैठक है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि हम देश भर में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी को कैसे धरातल पर मजबूत करेंगे। होने के बाद हम सबको बहुत दुख है, क्योंकि उन्होंने उस पूरे क्षेत्र के लिए और खासकर उदयपुर के लिए बहुत योगदान दिया था, एक सोच के साथ काम किया और उनकी जो सेवाएं थी समाज में और राज्य के लिए, उसको हम सब हमेशा याद करेंगे। उनका योगदान अस्मरणीय है, तो उनके जाने से हम सबको बहुत शोक है, दुख है। मैं परिवार को और उनके चाहने वालों को अपनी संवेदना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रभु के चरणों में उनको शरण देंगे। कल हम लोगों ने जो मीटिंग करी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, उसमें राज्य में जो नए जिले बने हैं उसका पूरे सीमांकन, उसमें संगठन को कैसे मजबूत करना है। और जैसा आप जानते हैं कि खड़गे जी और राहुल जी ने 2025 को संगठन का वर्ष घोषित किया है, तो अगले 9-10 महीने में संगठन को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा करी है। बहुत सारे डायरेक्शंस एआईसीसी से आए हैं और कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों की एक मीटिंग दिल्ली में है, जहां पूरे देश में हम लोग अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी को कैसे धरातल पर उतारेंगे, विचारधारा को व्यापक बनाएंगे, नौजवानों को जोड़ेंगे और उदयपुर डिक्लेरेशन हमारा था, उदयपुर डिक्लेरेशन को कैसे लागू करें जिला ब्लॉक लेवल तक, उस पर एक लंबी विस्तारित चर्चा होगी कल एआईसीसी मुख्यालय नई दिल्ली में। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी जो कल प्रस्ताव पारित किया है, उससे मुझे लगता है संगठन को बल मिलेगा। और राजस्थान की सरकार ने पिछले 12-14 महीने में सिर्फ घोषणाएं करी हैं और भाषण देना और इश्तिहार छापना अलग होता है, धरातल पर विकास को करा नहीं पा रहे। और पहला साल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत उम्मीद लोगों को होती है और ऐसा कोई भी काम सरकार का नहीं है जिसको वो उपलब्धि गिना सकते हैं। इसलिए हम लोग सदन के अंदर, सदन के बाहर हमेशा सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे और जवाबदेही तय करेंगे। अमेरिका और हूती संगठन के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यमन में हूती संगठन पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने इसे अपनी सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई बताया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हूती संगठन तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। हालांकि हूती भी पलटवार के लिए तैयार हैं और उन्होंने अमेरिका को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ये हमला रेड सी में अमेरिकी जहाज़ों पर हूती विद्रोहियों की ओर से किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। 4 महीने पहले हूती लड़ाकों ने अमेरिकी वॉरशिप पर कई हमले किए थे, जिसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की। हाल के अमेरिकी हवाई हमलों के बावजूद हूती विद्रोही पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। हालांकि उनकी सैन्य ताकत लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी सेना तकनीकी रूप से एडवांस और दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है, लेकिन हूती से लड़ना इतना आसान नहीं होगा। पहली वजह उनकी गोरिल्ला युद्ध रणनीति है, जिसमें वे आत्मघाती हमलों, ड्रोन हमलों और मिसाइल हमलों का सहारा लेते हैं। दूसरी वजह ईरान का समर्थन है, जिससे हूतियों की सैन्य ताकत बढ़ती जा रही है। तीसरी वजह यमन का भौगोलिक क्षेत्र है, जहां अमेरिकी जमीनी सैनिकों के लिए ऑपरेशन करना मुश्किल हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट की माने तो हूतियों के पास अत्याधुनिक हथियारों की बड़ी संख्या है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन, पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली और थर्मल साइट्स मौजूद हैं। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।